हेलो 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 बेटा, आई एम ऑडिबल? हेलो 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 हेलो। साउंड परफेक्ट है? बेहतरीन, सुपर, जबरदस्त। हाँ बेटा, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हम्म। साउंड परफेक्ट है ना? एक मिनट और दो, ये साउंड परफेक्ट रहे। अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, साउंड परफेक्ट है क्या? अब बताओ, साउंड परफेक्ट है? यस, यस। ठीक है, गजब। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लेक्चर नंबर 4 होगा ये, क्योंकि 3 बेसिक के थे। तो यहां हम लिखेंगे लेक्चर नंबर 4 एक्चुअल में। इसके बाद 2 लेक्चर और हैं, चैप्टर एंड हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके। हाँ, टेस्ट की तैयारी आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, ध्यान रखना। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था कि आपके सारे टेस्ट बहुत स्पेसिफिक होंगे, ठीक है। यानी थोड़ा सा आपको उसमें प्रिपेयर रखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। रिवाइज करते रहना होगा। पहला टेस्ट है, चलेगा, थोड़ा बहुत कम आए चलेगा, ठीक है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि एक काम कर लेना, टेस्ट तो बन चुका था 1 हफ्ते पहले, ठीक है, पर मैं आराम से लेके चल रहा था। तो मेरा जो सिलेबस है उसमें 2 चीजें नहीं आ रही। क्या क्या नहीं आ रहा? उसमें नहीं आ रहा है, एक तो रेगुलेशन वाला पार्ट और डिसऑर्डर। पर ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 में आज नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो एक बार ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 एक बार पलट लेना, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 एक बार पलट लेना बस, ठीक है। हाँ, जो पुराने बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक आध क्वेश्चन होगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 एक बार देख लेना, क्योंकि टेस्ट में 1 हफ्ते पहले ही बना चुका हूं, ठीक है। ओके, क्योंकि अभी बस पहला चैप्टर है तो बच्चों के साथ चल रहा हूं, बहुत स्लो स्लो, आराम आराम से। सेकंड चैप्टर से हमारी स्पीड एकदम परफेक्ट हो जाएगी, ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ये आज के हमारे टारगेट होंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में 2 चीजें, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस पूरा कवर करा देंगे, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पूरा कवर हो जाएगा। हाँ, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कराने वाला हूं, ठीक है। और लास्ट क्लास में होगा इसका रेगुलेशन और डिसऑर्डर, ठीक है। तो 6 क्लास के अंदर पूरा ब्रीदिंग एकदम समाप्त हो जाएगा, और फिर जो प्लानर आपको मिला हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारी चीजें चलती रहेंगी, ठीक है। चलो, एनसीईआरटी 2 तरीके थे, एक तो मैं लेक्चर के साथ लेके चलूं, या मैं लेक्चर के एंड में एक साथ लेके चलूं। तो अभी मैं लेक्चर के साथ लेके चल रहा हूं पहले चैप्टर में, जिससे कि आप कंपाइल करके मुझे बताना कौन सा मेथड सबसे बेस्ट है। जो मेथड मैं लेके चल रहा हूं ये अपने में अल्टीमेट है, मुझे जो लग रहा है बच्चों के फीडबैक आ रहे हैं उसके बेस पर, कि एक एक लाइन क्रिस्टल क्लियर हो रही है। थ्योरी, एनसीईआरटी क्वेश्चन, थ्योरी एनसीईआरटी क्वेश्चन, देन होमवर्क, देन डीपीपी, डिफरेंट टाइप के। तो एकदम मजबूती आ जाएगी आपके टॉपिक में साथ साथ। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, साथ ही साथ लेके चलेंगे। हाँ, ये वाला तो साथ ही साथ चल रहा है, बिल्कुल ठीक है, आगे चल रहे हैं। अब बात आती है रिवीजन। रिवीजन में मैंने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग आपको करा दिया था, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और कल मैंने आपको कराए थे, कल का मतलब है परसों, पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी लास्ट लेक्चर में। तो एक बार रिवीजन कराऊंगा उसका फटाफट तेजी से। तो टॉपिक हमारा रिवीजन का क्या रहेगा? पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में हर साल क्वेश्चन आता है पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटी से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने बहुत सारे कंडीशंस लिखाए थे, याद हो आपको, ठीक है, बहुत सारी कंडीशंस
लिखाए थे। आपने होमवर्क किया या नहीं किया, पहले तो ये बताओ कमेंट में। होमवर्क किसने नहीं किया? मुश्किल है बहुत, सही सही बच्चा बता पाए। होमवर्क किसने नहीं किया? किया किया। जिन्होंने होमवर्क किया एक बार हैंड रेस करके बता दें, हाँ किया है, किया है, किया है, डन। सॉरी सर, हिम्मत चाहिए सही बोलने की भाई, ठीक है। अच्छा नहीं किया है बेटा, होमवर्क तो कर लिया करो ना, क्योंकि मैंने होमवर्क जो दिया था वो करोगे तो तुम परफेक्ट रहोगे, ठीक है। होमवर्क करते चलो। सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं यार, तुम सॉरी तो बोल रहे हो पर मुझे भी बड़ा अजीब सा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि होमवर्क करोगे तब तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा जो मैं चाह रहा हूँ, ठीक है। होमवर्क साथ करते चलो। आज तुम होमवर्क के बेस पर तुम्हें बताऊं यार, ठीक है। पता है, अभी मैं तुम्हें इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग का टाइम है, ठीक है। अगर मैं मतलब तुम अपने काम की अगर प्रोडक्टिविटी पर काम नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, तुम बताओ, ठीक है। माफ तो कर देंगे हम तुम्हें, ठीक है, माफ तो कर देंगे। अब तुम ये बताओ हमारा लेक्चर कौन सा चल रहा है, जरा बताओ। लेक्चर नंबर हमारा 7वां चल रहा है। अब 7वें लेक्चर पर अगर आपके अंदर मतलब वो एनर्जी नहीं आएगी तो कैसे काम चलेगा। मैं इसलिए स्लो लेके चल रहा था कि तुम अपने अंदर और इंप्रूवमेंट कर पाओ, ठीक है। अपने को धीरे धीरे नोट्स बनाने हैं, आप नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो, अपनी किताबें अरेंज करनी है वो अपनी अरेंज कर दो अपनी, ठीक है। हाँ बहुत अच्छे क्वेश्चन थे पर करने तो चाहिए थे ना। प्रॉमिस करो आगे से क्वेश्चन करोगे, जो सॉरी लिख रहे हैं उनसे बात कर रहा हूं मैं। प्रॉमिस करो एक बार कमेंट में आगे से क्वेश्चन करोगे। देखो यार मैं आपसे तुमसे मांगा क्या है, मैंने सब कुछ मैंने कहा मेरे ऊपर छोड़ दो, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, रिवीजन मेरे ऊपर छोड़ दो, कोर्स का टाइम से एंड मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। हर मतलब पूरे एनसीईआरटी का पूरे जितना भी तुम्हारा सिलेबस है उसकी मास्टरी कराना मेरे ऊपर छोड़ दो। टेस्ट में धीरे धीरे परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज करनी है मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। बस मैंने मांगा क्या है आपसे, ये मांगा है कि जब भी आपका लेक्चर हो, लेक्चर के टाइम पर आप अलर्ट रहो, एकदम फोकस करो, ठीक है। लेक्चर के बाद जो भी आपको होमवर्क मिले वो प्रॉपर होमवर्क करो, टेस्ट छोड़ो मत और बैकलॉग आने मत दो। ये 4 चीजें लिख लो अपने सामने, ठीक है। इतना ही तो मैंने मांगा है आपसे, इतना बस प्रॉमिस चाहिए मुझे आपसे। ये 4 चीजें आप करते रहो और सोशल मीडिया से बाय बाय कर दो, ठीक है। 4 चीजों में फोकस कर लो। मैं सच कह रहा हूं, तो आपकी मतलब प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। प्रोडक्टिविटी समझते हो? हाँ बताओ जरा। प्रोडक्टिविटी बढ़ समझते हो? देखो समझो मेरी बात। मैं छोटा था तब उस समय जैसे 6 घंटे मैं पढ़ता था मानो, पर 6 घंटे बाद मुझे लगता था कि मैंने एक्चुअल में 6 घंटे का काम ही नहीं किया, मैंने 6 घंटे में शायद 2 या 3 घंटे का काम किया है, ठीक है। यानी बहुत सारा टाइम अपना बर्बाद कर दिया फालतू की चीजों को, थॉट प्रोसेस के अंदर अपने को मतलब थोड़ा पढ़ लिया फिर बाहर झांकना चालू कर दिया, थोड़ा टहल आए इसके अंदर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे करते हैं। उस जमाने में मोबाइल नहीं थे, आज के टाइम पर तो खतरनाक चीज आपके हाथ में क्या, मोबाइल भी है, ठीक है। उसमें व्हाट्सअप, उसके अंदर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी को क्या करते हैं, डाउन कर देते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, आपकी प्रोडक्टिविटी को डाउन कर देते हैं। क्लियर है बिल्कुल? तो आपको एक्चुअल में 2 घंटे में 8 घंटे का काम करना है, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, ठीक है। अच्छा तो मैं एक बात बताता हूं, ठीक है, एक मेरी बात नहीं है, ठीक है। एक ब्रायन ट्रेसी, ठीक है, ये वर्ड के बहुत फेमस प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट है, इनकी लिखी हुई लाइन है, ठीक है। यस, हाँ, इनकी लिखी हुई लाइन है। इनकी बुक में इन्होंने बोला है कि अगर आपको 2 मेंढक खाने हो, ठीक है, या आपको मेढक खाना हो, ठीक है, जो अपने में एक बहुत बड़ा काम है, तो सुबह उठो अपना मेढक खा लो, ठीक है। अगर आपको 2 मेढक खाने हो, समझना मेरी बात, समझाता हूं मैं, तो उनमें जो बड़ा मेढक है उसको पहले खा लो, ठीक है। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि आपका अगर कोई ऐसा काम है, ठीक है, जो बहुत आपको टिपिकल लगता है, ठीक है, जो मतलब लगता है यार, मतलब जैसे मैंने सोचा आज मुझे ये काम करना है और बस सोच रहा हूँ ये काम करना है, टाल रहा हूँ उसको, टाल रहा हूँ और रात में आकर के और टेंशन ले रहा हूँ, ये काम मेरा रह गया, दिन पूरा बर्बाद कर दिया और काम भी हो नहीं पाया। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, तो अगर ऐसा कोई काम है जिससे आपको डर लगता है, जो आपको बहुत टेंशन देता है, तो सुबह उठ के वो काम पहले कर लो, ठीक है। ब्रेन ब्रायन ट्रेसी, मैं ब्रायन ट्रेसी की बात कर रहा हूं, वो यही तो बात कह रहे हैं। ब्रायन ट्रेसी साहब कह रहे हैं कि भाई जो आपका सबसे बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा, जो जिससे आपको फोबिया है, जिसको आपको डर लगता है, सुबह उठ के पहले वही काम कर लो, ठीक है। जब सुबह उठ के तुम वो काम कर लोगे ना, तो नो डाउट कहीं ना कहीं आपकी इसका असर किससे पड़ेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी पे पड़ेगा।
यानी जैसे सुबह आपने वो काम कर लिया तो आपका मनोबल, आपका इंटरनल एनर्जी पहले से बेटर हो जाएगा और आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे और पूरे दिन को बहुत अच्छे से निकालोगे। आप समझ रहे हो ना? इसे कहते हैं प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट, कि अपनी भाई प्रोडक्टिविटी को कैसे निकालना, भाई मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। तो प्रोडक्टिविटी तब निकलेगी जितने भी टिपिकल टास्क है सुबह उठ के पहले उनको कर डालो। फिजिक्स टिपिकल लगती है, सुबह उठ के पहले फिजिक्स करो, ठीक है? समझ रहे हो ना मेरी बात? क्वेश्चन प्रैक्टिस टिपिकल लगती है, सुबह उठ के पहले क्वेश्चन करो। रिवीज अगर आपको याद करना है वो टिपिकल चीजें, सुबह उठ के पहले याद कर लो, तो आपका एनर्जी लेवल नॉर्मल से बेटर होगा और तुम्हारी प्रोडक्टिविटी पहले से बेटर आएगी। समझ रहे हो? हाँ बेटा। देखो ये तुम्हारे ऊपर कंफर्ट करता है, तुम लाइव भी ले सकते हो और रिकॉर्डेड भी ले सकते हो, दोनों ही अपने अपने चीजों में बेटर है। ठीक है, तुम्हें क्लास लेकिन प्रॉपर लेनी है। लाइव में ये होता है हमारा तुम्हारा इंटरेक्शन हो जाता है, रिकॉर्डेड में वन वे कम्युनिकेशन रहता है। लाइव में इंटरनल एक फीलिंग आती है, सर देख रहे हैं सामने हैं। रिकॉर्डेड में बस रिकॉर्डेड लेक्चर है मेरे सामने, बस इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, रिकॉर्डेड के अंदर वो इंटरनल एनर्जी नहीं आती जो लाइव में आती है। ठीक है, बस इतना सा अंतर है। बाद बाकी का सारा खेल किसका है? मैंने बताया ना, ब्रेन का खेल है। ब्रेन आपको धोखा देता है, ब्रेन कहता है कि भाई तू इतना ही कर। ठीक है, जब ब्रेन का इतना कर तो सोचो तुम इतना कर सकते हो, तुम समझ रहे हो? ब्रेन को अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, रोटेट करो, ब्रेन के अकॉर्डिंग तुम घूमो मत। ठीक है, यस, स्टार्ट कर रहा हूं मैं। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही बेस्ट हैं वैसे तो। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले रिवीजन की बात चल रही थी, पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। अगर पल्मोनरी वॉल्यूम की बात करता हूं बेटा, तो पल्मोनरी वॉल्यूम के अंदर मैंने कौन कौन से वॉल्यूम बता दिए थे आपको? भाई सबसे पहले बताया था टीवी, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, फिर मैंने बताया था इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV, फिर बताया था मैंने रेजिडुअल वॉल्यूम। चार वॉल्यूम बताए थे ना, वॉल्यूम्स में चार वॉल्यूम बताए थे। अगर टाइडल वॉल्यूम की बात करता हूं कितना होता है? 500 ml। IRV कितना होता है? 2500 से 3000 ml। ठीक है, अच्छा ERV कितना होता है? 1000 से लेकर के 1100 ml। RV कितना होता है? 1100 ml से लेकर के 1200 ml। अब बताओ याद हुए या नहीं हुए? सिंपल सी बात। टाइडल वॉल्यूम का मतलब है इट इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर विच इंस्पायर या एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग। नॉर्मल ब्रीथिंग के टाइम पर जितने वॉल्यूम को आप इनहेल एक्सहेल करते हो वो एक्चुअल में आपका टाइडल वॉल्यूम है। IRV क्या होता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इट इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर विच या एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच इंस्पायर आफ्टर टाइडल वॉल्यूम। टाइडल के बाद आप जो एडिशनल इंस्पायर करते हो वो आपका IRV हो गया। टाइडल के बाद जो आप निकालते हो आपका ERV हो गया। और जो निकल नहीं सकता ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर वो RB है, रेजिडुअल वॉल्यूम। और इसी के बेस पर मैंने आपको कैपेसिटी बताई थी, याद हो आपको? ठीक है, सबसे पहले मैंने बात की थी IC इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है, वाइटल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी। याद हो? ये सारी कैपेसिटी बताई थी मैंने। जिसमें आईसी की बात करूं तो आईसी में क्या आता है? टीवी आता है प्लस IRV आता है। इसमें क्या आता है? टीवी आता है प्लस ERV आता है। इसमें क्या आता है? टीवी आता है प्लस IRV प्लस ERV आता है। इसमें क्या आता है? इसमें एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम आता है। इसमें एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस चारों वॉल्यूम आ जाएंगे। शॉर्ट में इसको कैसे लिख सकते हो? शॉर्ट में लिख सकते हो, ठीक है, वाइटल कैपेसिटी के अंदर अगर आप रेजिडुअल वॉल्यूम जोड़ दो तो आपकी टोटल लंग कैपेसिटी हो जाएगी। इनके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बताए थे, तुम्हें याद हो? ठीक है, मैंने बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बताए थे जिन पर टिपिकल क्वेश्चन बन सकता है और होमवर्क में भी दिए थे। ठीक है, और मैंने एक होमवर्क पूछा था कि अपने लंग की कैपेसिटी और वॉल्यूम को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? स्पायरोमीटर। ठीक है, स्पायरोमीटर। एक मिनट में आप कितने बार ब्रीथ करते हो? भाई 12 to 16 टाइम। ठीक है, किस वॉल्यूम को या कैपेसिटी को स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते? भाई रेजिडुअल वॉल्यूम को आप स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते क्योंकि लंग्स में ही रहता है। और ऐसी कोई भी कैपेसिटी जिसके अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम आता है इनको आप स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। तो वॉल्यूम कौन सा है? रेजिडुअल वॉल्यूम। कैपेसिटी कौन सी है? FRC और TLC। इनको इंस्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। क्लियर है बिल्कुल? यहां तक कोई डाउट? हाँ। और फिर मैंने आपको होमवर्क दिया था, बहुत सारा होमवर्क दिया था, वो आपने कर लिया होगा ऐसा मानता हूं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यस, ये नीट की एक उसकी एनसीईआरटी की एक लाइन है जो, अरे
हाँ, एनसीईआरटी की एक लाइन है जो बहुत पूछी जाती है। alveoli are the primary site of exchange of gases। जबकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस दो जगह होता है, एक एल्वुलर साइड पर भी होता है, एक टिश्यू साइड पर भी तो होता है, दोनों जगह होता है ना। अगर मैं तुमसे कहूं, समझना, ये एल्वियोलाई है, एक तो एल्वुलर साइड पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, ठीक है, और एक टिश्यू साइड पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। बीच में हार्ट भी दिखा देता हूं मैं, ठीक है। यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाएगा। अब एक्सचेंज और कहां होगा? टिश्यू साइड पर होगा। ठीक है, एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस इस साइड पर होगा। फिर यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आएगा और हार्ट वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में पंप कर देगा। ये सर्कुलेशन होता है, आप जानते हो, ठीक है। यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, और यहां पर आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ में आया? यानी यहां पर आप एयर को ले रहे हो और निकाल रहे हो। एयर लंग्स में आ रही है, एयर में से आप जानते हो ऑक्सीजन डिफ्यूज होके कहां जा रही है? आपके ब्लड में। CO2 डिफ्यूज होके कहां आ रही है? आपके लंग्स में। तो यहां क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एल्वुलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यस भाई, प्राइमरी का मतलब पहली, सबसे पहली साइट कौन सी होती है? एल्वुलाई। ये सेकेंडरी साइट है, ठीक है। एल्वुलाई इज अ प्राइमरी साइट, प्राइमरी साइट। सेकेंडरी साइड क्या हो जाएगी? टिश्यू। यहां से आप जानते हो ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर कहां जाएगी? टिश्यू के अंदर। CO2 डिफ्यूज होकर कहां आएगी? वापस ब्लड के अंदर। ये टिश्यू है। ये क्या हो जाएगी? सेकेंडरी साइड, सेकेंडरी साइड। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। भाई प्राइमरी साइट हमेशा क्या होती है? एल्वुलाई। तो भी तो लिखा है एनसीईआरटी ने, एल्वुलाई आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। भाई प्राइमरी साइट क्या है? ब्लड, ठीक है, और एल्वुलाई।
और सेकेंडरी साइड क्या है, ब्लड एंड टिश्यू, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑल्सो अकर, ऑल्सो यानी और कहां पर हो रहा है, ऑल्सो अकर ब्लड एंड टिश्यू, ठीक है। ये सेकेंडरी साइट हो गई, ब्लड एंड टिश्यू सेकेंडरी साइट हो गई, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों है, ठीक है। आप जानते हो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाता है, हार्ट इसको पूरी बॉडी में पंप कर देता है, टिश्यू में जाता है, फिर यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आता है, हार्ट इसको लंग्स में पंप करता है, लंग्स में ऑक्सीजनेशन होता है, ठीक है। यहां पर क्या होगा, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, समझना ये क्या हो रहा है, बाइंडिंग हो रही है, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन। और यहां क्या हो रहा है, बाइंडिंग ऑफ CO2 विद हीमोग्लोबिन, यहां क्या होगा, बाइंडिंग ऑफ CO2 विद हीमोग्लोबिन। भाई हीमोग्लोबिन के साथ CO2 की बाइंडिंग हो रही है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, कार्बा अमाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बा अमाइन हीमोग्लोबिन, ठीक है। समझ रहे हो, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ HbCO2 जिसको बोलते हैं कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन, कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन, कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन, यानी यहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, जिसको मैकेनिज्म को बोलते हैं ऑक्सीजनेशन। चल लिख देता हूं ये वाली बात भी, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेशन, और क्या बन रहा है, कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन, सॉरी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो रहा है, क्यों, समझ रहे हो ना मेरी बात, क्योंकि ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के संग जुड़ेगी, सीधी सी बात है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के संग जुड़ रही है, HBO2 बन रहा है, HBO2 बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इसके जुड़ने की मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन का मतलब है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से जुड़ना, समझना मेरी बात, हाँ हाँ, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से जुड़ना, ऑक्सीजनेशन, क्लियर बिल्कुल। हाँ, तो ऑक्सीजनेशन हो रहा है, फिर ऑक्सीजनेशन के बाद ये ऑक्सीजन कहां जाती है, हार्ट, हार्ट से कहां जाती है, नियर द टिश्यू, यहां अगेन सेकेंडरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, CO2 आ रही है, CO2 हीमोग्लोबिन से फिर जुड़ रही है और बन रहा है कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये वापस हार्ट से होता हुआ वापस टिश्यू में आके रिलीज कर दिया जाता है, समझ रहे हो। तो ये है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगर मैं तुमसे कहूं बेटा कि कंटिन्यू बाहर से ऑक्सीजन अंदर आ रही है और CO2 अंदर से बाहर जा रही है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, CO2 अंदर से बाहर क्यों जा रही है और ऑक्सीजन बाहर से अंदर क्यों आ रही है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बाहर बहुत ज्यादा होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बाहर कितना होता है, 159 mmHg। पहली क्लास में ही मैंने बताया था आपको, कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट में पार्शियल प्रेशर को हम mmHg में मेजर करते हैं, यस, मरकरी मीटर के थ्रू, ठीक है। तो 159 mmHg, जबकि टिश्यू में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है जरा बताओ, बहुत कम, 40 mmHg। तो सिंपल सी बात है, ज्यादा से कम की तरफ ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा, ज्यादा से कम की तरफ ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा, जबकि CO2 टिश्यू में कितनी होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का टिश्यू में कितना होगा जरा बताओ, कमेंट में बताओ कितना होगा, आप जानते हो, 45 mmHg, अरे mmHg। पर बाहर क्या होता है CO2 का प्रेशर, बिल्कुल बाहर, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बाहर कितना होगा जरा बताओ, 0.3 mmHg।
तो नो डाउट ज्यादा से कम की तरफ CO2 अंदर से बाहर जाएगी, ज्यादा से कम की तरफ ऑक्सीजन बाहर से अंदर आएगी। इसमें कोई डाउट है किसी को? भाई यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है, डिफ्यूज होते 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 अंदर आएगी क्योंकि अंदर कम है। अंदर CO2 ज्यादा है, डिफ्यूज होके होके बाहर जाएगी क्योंकि बाहर CO2 कम है। हाँ, अगर आपने CO2 को अंदर और बाहर बराबर कर दिया या ऑक्सीजन को अंदर और बाहर बराबर कर दिया तो बताओ क्या डिफ्यूजन होगा या ट्रांसपोर्ट होगा ऑक्सीजन और CO2 का? नो या यस? नो। बहुत बढ़िया, सुपर। नो नहीं होगा। नो ट्रांसपोर्ट, यस। नो डिफ्यूजन, नो ट्रांसपोर्ट, कुछ भी नहीं होगा। समझ गए ना मेरी बात? हाँ, कुछ भी नहीं होगा। नो डिफ्यूजन, नो ट्रांसपोर्ट, नो डिफ्यूजन, नो ट्रांसपोर्ट। हाँ बेटा, आज निर्जला एकादशी है तो व्रत तो नहीं रखे हो कहीं? व्रत मत रखना भाई, आज पढ़ नहीं पाओगे। तुम्हारे लिए पढ़ाई सब कुछ है। यस, तुम्हारी पूजा, तुम्हारा व्रत, तुम्हारा तप, जो भी कुछ है तुम्हारी स्टडी है। ठीक है? अगर तुम डॉक्टर बन गए तो ना जाने तुम कितने लोगों का भला कर दोगे, ना जाने कितने लोगों का भला कर दोगे। तो असली में तुम्हारी वर्शिप, तुम्हारी पूजा, तुम्हारा सब कुछ एक्चुअल में तुम्हारी पढ़ाई है। तुम डट के पढ़ लो, एक अच्छा GMC ले लो, और फिर तुम जो करोगे ना वो एक्चुअल में बताओ उससे बढ़ के क्या होगा दुनिया के अंदर? नथिंग। ठीक है? ठीक है, तो डट के तुम्हें क्या करना है? पढ़ाई करनी है अच्छे से। ठीक है? यस। तुम्हारा जो भी, समझना मेरी बात, जो भी कुछ है वो तुम्हारी, मैं बच्चों से कहता भी हूं। ठीक है? तुम कुछ मत करो। ठीक है? तुम सिर्फ ईमानदारी से, ईमानदारी से तुम सिर्फ पढ़ाई करो। ठीक है? और तुम जिसको भी मानते हो ऊपर वाले को, बस उस पर छोड़ दो। ठीक है? और एक इंसान, ठीक है, खूब मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, गुरुद्वारे जाता है, चर्च जाता है, ठीक है, पर अपने दायित्व को ढंग से नहीं निभाता, अपने से चीटिंग करता है, धोखा देता है अपने को। ठीक है? पढ़ाई नहीं करता है, पेरेंट्स को धोखा देता है, तो बताओ उसके लिए बेस्ट क्या होगा? भगवान नाराज होगा ऐसे खुश होगा? नाराज ही होगा भाई। ठीक है? तू खाली मेरे चक्कर लगाने से कुछ नहीं होगा। तू वो काम कर जिससे तू ना जाने कितनों का भला कर पाए, क्योंकि हर इंसान के अंदर भगवान है। सिंपल सी बात है। ठीक है? तो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है क्या? पढ़ाई करो और एक अच्छे GMC में जाओ, तब तुम वास्तव में तुम कर पाओगे कुछ बहुत बड़ा। ठीक है? वापस आओ। अच्छा, अब मैं बताऊंगा इसका कंसेप्ट। NCERT के डायग्राम से बताता हूं मैं। एक NCERT का डायग्राम है, उसको उठा लेता हूं। एक्सचेंज में होना चाहिए। हाँ है। देखो, एक NCERT का डायग्राम है, जरा समझने की कोशिश करना। अगर मैं तुमसे कहूं कि एटमॉस्फेयर के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, एटमॉस्फेयर के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होगा, अभी बताया मैंने। भाई ये पहली क्लास में बेसिक बता देते मैंने कि एटमॉस्फेयर में एयर का पार्शियल प्रेशर 720 mmHg होता है, तो 760 mmHg होता है। ठीक है? मार्क्स याद आ रहे हैं तुम्हारे। ठीक है? 760 इसमें ऑक्सीजन का कितना होता है? 159, और CO2 कितना होता है? 0.3 mmHg। यानी जो एयर आप इनहेल कर रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो, उस एयर में ऑक्सीजन कितनी होगी? 159। CO2 कितना होगा? 0.3। और अंदर आते ही, लंग्स में आते ही तुरंत ये प्रेशर चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भाई? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 रह जाएगा। बाहर कितना था? 159, अंदर कितना रह गया? 104। ठीक है? जैसे ही आप पहुंचोगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, ये कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, समझना। इसके अंदर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है।
सिस्टमिक आर्टरी में भी कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। दोनों के अंदर ब्लड कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड। दोनों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में अगर तुमसे कहा जाए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होगा, तुमसे पूछा जाए भाई, यहां 159 है, पहले ऑक्सीजन फोकस करो, फिर यहां 104 रह गया और 104 से डिफ्यूज होके नीचे आएगा तो कितना रह जाएगा, 95 mmHg। और फाइनली यहां से कहां पहुंचेगा, अगर मैं कहूं टिश्यू के अंदर बताओ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, टिश्यू के अंदर, टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, बहुत कम होता है, ओनली 40 mmHg, क्योंकि टिश्यू के अंदर ये यूटिलाइज हो रही है। CO2 बन रही है तो कितनी होगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होगी, 45। तो सिंपल सी बात है, यहां कितना था 95, यहां कितना है 45, तो 95 से 45 की तरफ क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन। सिंपल सी बात है। तो ऑक्सीजन कहां 159 से अंदर पहुंची, 104 से यहां पहुंची, इस पूरे ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, चाहे वो पल्मोनरी वेन हो या सिस्टमिक आर्टरी हो। ये पल्मोनरी वेन है, ये सिस्टमिक आर्टरी है, दोनों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो कितना होगा 95। फिर 95 टिश्यू में कितना होता है 40, यहां से डिफ्यूज होकर कहां चली जाएगी, टिश्यू में, ज्यादा से कम की तरफ। इस तरीके से ऑक्सीजन कंटिन्यू एटमॉस्फेयर से कहां आती जा रही है, टिश्यू के अंदर। तो इसकी सीक्वेंस को अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा जरा बताओ, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लिखूं अगर मैं, कहां से कहां, एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर से टिश्यू। तो एटमॉस्फेयर में कितना था 159, ये क्वेश्चन आएगा। फिर लंग्स में कितना था 104, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना था 95, टिश्यू में कितना था 40 mmHg। अब बताओ सीक्वेंस समझ में आई, एटमॉस्फेयर से टिश्यू, यस एटमॉस्फेयर से टिश्यू, क्लियर है। ये जैसे जैसे अंदर आती जाएगी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर घटता जाएगा, क्यों, क्योंकि अंदर कंटिन्यू ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यूटिलाइजेशन, कंटिन्यू ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यूटिलाइजेशन। तुम्हें याद हो, तुम में से अगर कोई बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े हो, ठीक है, मैं पढ़ा था इसलिए मुझे पता है, पढ़ा था क्या, मतलब पूरी स्टडीज वहीं हुई है गवर्नमेंट स्कूल में। गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे भी होते हैं, जहां आज की डेट में बहुत सुख सुविधाएं हैं, बहुत एडवांस है, ठीक है। पर जब हम छोटे थे तब उस समय इतने एडवांस गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं थे, ठीक है। हाँ, फैन एक होता था जिसकी पंखड़ियां टेढ़ी होती थी टाइप क्या, ठीक है, लोहे की बेंचेज होते थे, ठीक है, जिससे टूट ना जाए, बच्चे दुष्ट होते थे इसलिए, ठीक है। हाँ, तो क्लास के अंदर क्या होता था, विंडो लाइट आ रही है तो ठीक है, वो पंखा हल्का हल्का हिल रहा है, पता नहीं चल रहा, नहीं आ रही है तो बस ठीक है। बच्चे ठसाठस भरे होते थे, ठीक है, और भयंकर गर्मी होती थी तो पसीने की बदबू आती थी, पर उसकी हैबिचुअल हो गए थे तो पता नहीं चलता था बदबू है कि खुशबू है, ठीक है, समझना मेरी बात। हाँ भाई, और सब तेल पोत पोत के आते थे, भयंकर तरीके से तेल बहता था ये तरीके से, पर मजा आता था उसके अंदर भी, यही तो जिंदगी थी, ठीक है। तो कभी कभी जब बहुत सफोकेशन हो जाता था, तुम देखा होगा उस कमरे के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कम था, CO2 ज्यादा थी, क्यों, क्योंकि इतने सारे बच्चे सारी ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहे हैं और CO2 रिलीज कर रहे हैं, तो उस कमरे के अंदर CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ा हुआ होता है और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर घटा हुआ, क्यों, क्योंकि उसको कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, वो यूटिलाइज कर रहे हैं। पर कभी कभी तुम जब पानी पीने या सुसु करने बाहर जाते थे तो बाहर जाते कहते थे वाह क्या यार फ्रेश एयर है, बस रूम के बाहर निकले, गेट के बाहर ही, क्यों, क्योंकि वहां कंपेरेटिव ऑक्सीजन ज्यादा थी और CO2 कंपेरेटिव कम थी। तुम और बाहर निकले, वहां और फ्रेशनेस थी, क्योंकि कंपेरेटिव ऑक्सीजन और ज्यादा थी, CO2 और कम थी। और जैसे तुम स्कूल से बाहर निकले, वहां ऑक्सीजन अंदर से भी ज्यादा थी और CO2 अंदर से भी कम थी। यानी जैसे ही आप बाहर से अंदर आते जाओगे, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता जाएगा, अंदर से बाहर जाते जाओगे CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होता जाएगा, सिंपल सी बात है, समझ रहे हो। हाँ, इसीलिए जैसे ही आप बाहर से अंदर आते हो ऑक्सीजन कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, और टिश्यू में आकर के और कम हो गई।
और अगर CO2 की बात करता हूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की बात करता हूं, तो टिश्यू में कितना होगा 45, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होगा अगेन 45, लंग्स में कितना होगा 40, जो एयर बाहर निकाल रहे हो उसमें कितना होगा 32, और एटमॉस्फेयर में कितना होगा बाहर जाकर के एटमॉस्फेयर में 0.3 mmHg। क्लियर है? 0.3 mmHg। तो CO2 की सीक्वेंस ये होगी, ऑक्सीजन की सीक्वेंस ये होगी। डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, समझे या नहीं समझे? नहीं समझे तो बताओ, समझे तो बताओ, मुझे हिंट दो। समझ में आया नहीं आया? हाँ, गवर्नमेंट स्कूल में पीटी होती थी स्टार्टिंग में, तो बहुत सही। अंडरस्टूड, यस सर। हाँ, CO2 वाला बताता हूं, अभी टेंशन क्यों कर रहा है? आज भी यही हालत है क्या? यस, 32 बताता हूं, 32 अभी बताता हूं मैं। अच्छा, झारखंड में एक भी अच्छा स्कूल नहीं है? दिल्ली में तो बहुत अच्छे स्कूल हैं ही बेटा, यहाँ केंद्रीय विद्यालय अच्छे हैं, गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे हैं। दिल्ली को छोड़ दो, इसके अलावा बताओ मुझे। यूपी, बिहार, झारखंड, ठीक है। रिया, रिया में तो स्कूल ठीक ठाक होंगे। हाँ, यूपी में भी अच्छे हैं। यानी ये समझ में आ गया। ये देखो 32 क्या है, ये एक एडिशनल में लिखा है, जो एयर आप एक्सपायर करते हो, निकालते हो, एक्सपायर्ड एयर, उसमें 32 होता है, और एटमोस्फियर में 0.3। ये एक नया डेटा मैंने ऐड किया है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ था उसके ऊपर, इसलिए। ठीक है, वापस आ रहा हूं। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहां कितना है 159, यहां कितना है 104, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है 95, और टिश्यू में कितना है 40। अब CO2 की बात कर लेते हैं। CO2 टिश्यू में कितना है 45, और डीऑक्स, ये सब क्या है नीला नीला, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, चाहे पल्मोनरी आर्टरी हो या सिस्टमिक वेन हो, इन दोनों में क्या होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझना, इसमें और इसमें क्या है यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आप जानते हो CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा कंपेरेटिव ऑक्सीजन। partial pressure of oxygen and partial pressure of CO2। ऑक्सीजन कम होगा ओनली 40 mmHg, CO2 ज्यादा होगा 45 mmHg। ठीक है, और फाइनली जब आप एल्वलाई में पहुंचोगे तो यहां पर CO2 40 mmHg, भाई नीचे 45 है, यहां ऑक्सीजन 40 है, यहां ऑक्सीजन 104 है, यहां CO2 40 है। तो सिंपल सी बात है, CO2 45 से 40 की तरफ डिफ्यूज करेगी, ऑक्सीजन 104 से 40 की तरफ डिफ्यूज करेगी, तब जाकर के ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनेगा, इसमें 95 mHg ऑक्सीजन होगी। ठीक है, तो CO2 समझ में आ गया 45, अगेन इसमें 45, यहां के 40, और जो एयर बाहर निकाल रहे हो, जो एयर बाहर निकाल रहे हो, इसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होगा, एयर जो बाहर निकाल रहे हो, ठीक है, उसमें CO2 होगी 32 mmHg। ऐसे तुम्हें याद रखना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, ये एनसीईआरटी में नहीं है, 116 mmHg जो बाहर निकाल रहे हो। हाँ, एटमोस्फियर में आने के बाद तो तुम जानते ही हो, एटमोस्फियर में आने के बाद कितना हो जाएगा ये 0.3, और ये एटमोस्फियर में आने के बाद कितना हो जाएगा 159
mmHg, जो मैंने तो लिखा ही दिया है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि ऑक्सीजन बाहर से अंदर आ रही है, घटती जा रही है, CO2 अंदर से बाहर जा रही है, घटती जा रही है। ठीक है, 45, इन दोनों में 45, 40, 32, 0.3, भाई बाहर 195, 104, 95, 40। अब बताओ कोई डाउट? भाई अंदर से बाहर जाने पर ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ रहा है, CO2 का प्रेशर घट रहा है, बाहर से अंदर आने पर ऑक्सीजन घट रहा है, CO2 बढ़ रहा है। अब बताओ मुझे, यहां तक कोई डाउट किसी को? ओके, देखो यहां 45 है, ठीक है, जबकि यहां कैसा था 40। भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना था? अरे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 कितना था? 40। भाई यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू के बीच में डिफ्यूजन हो रहा है, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लंग्स के बीच में डिफ्यूजन हो रहा है। तो यहाँ CO2 40 है, यहाँ 45 है, तो 45 से 40 की तरफ आएगा। कब तक? जब तक यहाँ भी 45 ना हो जाए। ये 95 से 40 की तरफ आएगा, सिंपल सी बात है, क्लियर है? तो 45 से 40 की तरफ आएगा और तब जाकर के अगेन 45 हो जाएगा, यहाँ पर 45 mmHg, यहाँ लिख दिया मैंने 45। और यहां अगेन 40 है, तो 45 से 40 की तरफ डिफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, और जैसे एयर बाहर निकलेगी उसमें 32 और एटमॉस्फेयर में 0.3। अब बताओ आया नहीं आया? कोई बच्चा दिल पे ले लिया क्या? अब बताओ, यहां जाओ, अरे दिल सिल पे मत लो यार, बहुत सारी चीजें हैं दिल पे लेने के लिए। दिल पे तुम ये लो कि इस बार अगर सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो ये दिल पे लो, समझ रहे हो? एनसीईआरटी तुम्हारे लिए सब कुछ है। लास्ट स्लाइड में क्या हो गया? लास्ट स्लाइड में कुछ किया क्या? एक बार दिख लेता हूं मैं लास्ट स्लाइड। CO2 का प्रेशर लिखो यहां पे कितना होगा? 40 mmHg। लास्ट स्लाइड देखो क्या किया है भाई, यहां पर 45, ये 45 किसका है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये किसका है? लंग्स। फिर एक्सपायर और ये आ गया। ठीक है, एनसीईआरटी में ये तो दे रखा है भाई, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन 159, एल्वलाई में आके 104, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40, ऑक्सी में 95 और टिश्यू में 40। CO2, टिश्यू में 45, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, सॉरी पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 40, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 45, एल्वलाई में 40 और बाहर ने एटमॉस्फेयर के अंदर 0.3। इन्होंने एक्सपायर ईयर का नहीं लिखा, बताया, वो मैंने बता दिया है आपको। जो एयर आप एक्सपायर करते हो, बाहर निकालते हो, उसमें 32 mmHg CO2 होता है और 116 mmHg ऑक्सीजन होता है। ये एक नया डेटा है, इसको याद करना, ठीक है? क्योंकि एक बार क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है, समझो मेरी बात, अगर मैं माउथ टू माउथ, या समझो, अच्छा बैलून कोई निकाल ले गया? कोई नहीं, एक बैलून पड़ा है, वैसा बैलून है। अरे यार बैलून का है।
कोई नहीं, चलो ऐसे याद रखो, अगर माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन की बात करता हूं, ठीक है, मैंने अपना माउथ लिया, इसमें लगाया और तेजी से हवा भरी इसमें, तो इसके अंदर जो हवा भरेगी, मेरे अंदर वाली एयर तो उसमें जाएगी। मैं कहूंगा जो एयर मैं इसमें डाल रहा हूं, बताओ उसमें ऑक्सीजन कितना होगा। इसमें वो एयर होगी जो मैं अंदर से निकाल रहा हूं, ठीक है। तो माउथ से जो एयर निकल रही है उसमें पार्शियल प्रेशर कितना होगा, 116 mmHg, क्लियर है। और CO2 कितनी होगी, 32 mmHg। ऐसा नहीं है कि जब मैं एयर बाहर निकालता हूं तो मैं सिर्फ CO2 निकालता हूं, मैं CO2 के साथ साथ काफी मात्रा में ऑक्सीजन भी बाहर निकालता हूं, क्लियर है। यस, जितनी ऑक्सीजन मैं लेता हूं उसका सिर्फ 25% यानी 25% मैं यूज करता हूं, 75% एयर को मैं बिना यूज करे बाहर निकाल देता हूं, क्लियर है। तो क्वेश्चन आया हुआ है माउथ टू माउथ रेस्पायरेशन। जैसे एक डिस्कवरी पर एपिसोड आ रहा था, तो डिस्कवरी की टीम थी, एक टर्टल था जो जो जाल होता है ना, मछलियों वाला जाल, उसमें वो फंस गया था और इतने तड़प रहा था, सांस नहीं ले पा रहा था, तो बहुत समय से होगा। तो इन लोगों ने उसमें से उसको निकाला, देखा उसकी ब्रीदिंग नहीं हो रही है, ठीक है, तो उसके हार्ट को पंप किया और उसके माउथ को अपने माउथ में लगा के हवा भरी उसके अंदर। तो इसको कहते हैं माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। तो माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन में हम कितना परसेंट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वही तो करेंगे जो हम अंदर से निकाल रहे हैं। तो समझ में आ गया, तो 116 mmHg इतना ऑक्सीजन को हम उसके लंग्स में ट्रांसफर कर रहे हैं, 116 mmHg। अब मुझे बताओ, हाँ CPR देते हैं इसको, बिल्कुल सही, हार्ट को पंप करते हैं, ठीक है, यस। और वेंटिल, वही हमारे पास कुछ तो है नहीं वेंटिलेटर, तो माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन करेंगे। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बताओ यहां तक कोई डाउट। सिंपल है यार, बाहर 159, लंग्स में 104, ऑक्सीजन ब्लड में 95, टिश्यू में 40, CO2 टिश्यू में 45 क्योंकि बन रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 45 क्योंकि एक्सचेंज ऑक्सीजनेटेड ब्लड से होता है, ठीक है, 45, लंग्स में 40, जो एयर एक्सपायर कर रहे हो 32, एटमॉस्फेयर में 0.3। एक्सचेंज हमेशा किस किस के बीच में होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू के बीच में होगा। ये यहां से यहां चली जाएगी, ये यहां से यहां आ जाएगी, सिंपल। और एल्वलाई और हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में एक्सचेंज होगा, ये यहां से यहां जाएगी, ये यहां से यहां जाएगी, इनके बीच में हमेशा एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज हमेशा एल्वलाई और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में होता है, टिश्यू और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में होता है, ऑलवेज। और घटता हुआ क्रम याद रखना है, ये ज्यादा कम 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 कम, ज्यादा कम 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 कम। अब बताओ, देखो प्राइमरी एक्सचेंज साइड एल्वलाई है बेटा, सेकेंडरी एक्सचेंज साइड टिश्यू बोल सकते हो। जो एयर इंस्पायर कर रहे हो उसमें सामने लिखा तो है बेटा, क्लियर। अरे सेम कैसे हो जाएगा, तुम समझते ही नहीं हो यार। कितना तरीके, 3 तरीके से समझाया। सबसे पहले क्या समझाया, यहां पर ऑक्सीजन 159 थी, अंदर आई। अब डिफ्यूजन किस किस के बीच में हो रहा है, एल्वलाई, एल्वलाई और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में डिफ्यूजन हो रहा है। या डिफ्यूजन किस किस के बीच में हो रहा है, एल्वलाई और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में डिफ्यूजन हो रहा है। फिर यहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू के बीच में डिफ्यूजन हो रहा है। इसको मैं हटा देता हूं, ऐसे कर देता हूं, चलो।
यहां पर ऑक्सीजन और CO2 का डिफ्यूजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और के बीच में हो रहा है, यहां डिफ्यूजन ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू के बीच में हो रहा है। सिंपल। एक तरीका ये हो गया। प्राइमरी सेकेंडरी एक्सरसाइज समझ में आ गई। यहां से जो एयर आप अंदर लेके आ रहे हो उसमें 159 0.3 है, पर अंदर आके 0.3 कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 104। CO2 बढ़ रही है क्योंकि अंदर से बाहर आ रही है, ऑक्सीजन घट रही है क्योंकि बाहर से अंदर जा रही है। ठीक है, यहाँ एक्सचेंज किस किसके बीच में हो रहा है, ध्यान रखना है आपको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एल्वेलाई के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सिंपल है। रिड्यूसिंग ऑर्डर आपको याद रखना है। वही एटमॉस्फेयर से टिश्यू की तरफ जाएंगे तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन 159, लंग्स में 104, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 और टिश्यू में 40। CO2 टिश्यू में कितनी होगी 45, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी होगी 45, पर एक्सचेंज किसके बीच में हो रहा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में, दिखा दिया मैंने। ठीक है, फिर लंग्स में कितनी 40, एक्सपायर्ड एयर में कितनी 32, एटमॉस्फेयर में कितनी 0.3। एक्सचेंज एल्वलाई और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू के बीच में होता है, वो यहां दिखा दिया मैंने। कोई बात कोई चीज ऐसी बची नहीं। क्वेश्चन हमेशा यहां से आएगा, क्वेश्चन हमेशा यहां से आएगा। रिड्यूसिंग ऑर्डर पूछेगा बताओ घटता हुआ क्रम, या ये भी पूछेगा बताओ इसमें कितना उसमें कितना। ये मैं कल प्रैक्टिस में दूंगा आपको, होमवर्क में भी दूंगा। अब बताओ, अब बताओ। एक बच्चा कह रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के केस में 116 ऐड कर दो ना। तू ये बता, यहां पर हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, निकाल नहीं रहे, तो अंदर लेने में हम उसको ऐड नहीं करेंगे ना, निकालने में CO2 को ऐड करेंगे सिर्फ। ठीक है, CO2 को ऐड कर दिया, ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। वो एडिशनल पॉइंट मैंने यहां डाला है क्योंकि यहीं वो एक्सप्लेन होगा। यहां पर आप पूरी एयर निकाल रहे हो, इस एयर में ऑक्सीजन कितना होगा, इस एयर में CO2 कितना होगा, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, अलग से मैंने यहां ऐड कर दिया ना। एक नया पॉइंट है ये वाला। माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन में कितना ऑक्सीजन आप निकालते हो 116 mmHg, कितना CO2 निकालते हो 32 mmHg, खत्म। इसमें ऐड नहीं होगा भाई, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन निकाल नहीं रहे हो, इसमें ऑक्सीजन ले रहे हो, अंदर घटता हुआ क्रम दिखाया, CO2 का निकालता हुआ क्रम दिखाया है, इसलिए CO2 का मैंने ऐड कर दिया है। एक्सचेंज किस किस के बीच में होता है यहां दिखा दिया मैंने। इट इज अ प्राइमरी साइट, इट इज अ सेकेंडरी साइट, ये भी मैं ऐड कर दे रहा हूं। प्राइमरी एक्सचेंज साइट, सेकेंडरी एक्सचेंज साइट। अब बताओ यार, अब बताओ मुझे, कोई डाउट? देखो तुम, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, नो डाउट, नो डाउट। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर। मतलब हर चीज समझा दी है मैंने बहुत तरीके से, कंसेप्चुअल, मतलब रटाना नहीं है, मुझे समझाना है कि कंसेप्ट कैसे बनते हैं, कंसेप्ट तुम्हारे ऐसे बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। अब बात आएगी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। पर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ाने से पहले आपको कुछ मैं नोटेबल पॉइंट कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली साल नहीं कराए थे पर अब मुझे कराने पड़ेंगे क्योंकि अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन रहे हैं।
बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करता है, ठीक है, तो इसको बोलते क्या है? ऑक्सीजनेशन। और बनता क्या है? फॉर्मेशन किसका होगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन रिवर्सिबल बाइंडिंग है, इरिवर्सिबल है? इट इज अ रिवर्सिबल बाइंडिंग है। कैसी है? रिवर्सिबल बाइंडिंग है। रिवर्सिबल बाइंडिंग का मतलब है ऑक्सीजन बाइंड भी कर सकती है, अलग भी हो सकती है, फिर बाइंड कर सकती है, फिर अलग हो सकती है, ठीक है। ऐसे ही हीमोग्लोबिन जब बाइंड करेगा CO2 से, तो क्या बनेगा? HbCO2। कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन, अरे कौन है भाई? कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन, कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये बाइंडिंग रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल? ये भी रिवर्सिबल बाइंडिंग है, रिवर्सिबल है। पर अगर इस कमरे के अंदर मैं अंगीठी का धुआं भर देता हूं, अंगीठी का धुआं भर देता हूं, मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड इस कमरे में, एक मिनट रुको, कोई है क्या? मान लो इस कमरे के अंदर मैं कोयले का धुआं भर देता हूं, कोयला जला देता हूं और एयर टाइट कर देता हूं कमरे को, तो क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है कोयले के धुएं में। किसी को जलाओगे तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब बनेगी तो ये हीमोग्लोबिन के साथ परमानेंट बाइंडिंग कर लेगी, HbCO, ठीक है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। क्या बनेगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, इसकी बाइंडिंग रिवर्सिबल नहीं होती, इरिवर्सिबल बाइंडिंग होती है। इसकी बाइंडिंग इरिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल नहीं होती, इरिवर्सिबल। यानी कोवलेंट बॉन्ड के साथ, यस, जितने हीमोग्लोबिन से कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर जाएगा ना, तो कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा, अब दोबारा छूटेगा नहीं। समझ रहे हो? फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, यस, ठीक है। एक बार दोनों आपस में मिल गए ना, परमानेंट, यानी वो हीमोग्लोबिन बेकार हो गया आपके लिए। अब वो हीमोग्लोबिन कभी भी ऑक्सीजन से बाइंड नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो? ऐसे इंसान एकदम हीमोग्लोबिन तो बन नहीं सकता, उसको बनने में टाइम लगता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कमरे में भर दोगे, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से परमानेंट बाइंडिंग कर लेगी कोवलेंट बॉन्ड के साथ, फिर वो इंसान की दम घुटने से एसफेक्सेशन, डेथ हो जाती है।
समझे नहीं समझे? यस, दम घुटने से उसकी डेथ हो जाती है। ये समझ में आई 3 बातें या नहीं आई, ये बताओ? हाँ, मर जाएगा बेटा वो, ठीक है। पहले के टाइम पर जब अंग्रेजों का राज था, तो बड़े पैमाने पर मास लेवल पर लोगों को मारा गया था। मास लेवल समझ रहे हो, बड़े पैमाने पर, ठीक है। तो वो क्या करते थे, लोगों को बड़े बड़े हॉल में बंद कर देते थे और उनमें कोयले का धुआं भर दिया जाता था, जिसकी वजह से एसफैक्सेशन, हाँ हिटलर बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है, एसफैक्सेशन, दम घुटने से लोगों की डेथ हो जाती थी। हिटलर ने तो पूछो ही मत क्या क्या नहीं किया उसने, ठीक है, तोपों से क्या क्या नहीं किया भाई। गैस चैम्बर, यस। यहां तक समझ में आया? हाँ कार्बोक्स, अरे कार्बोक्सिलेशन बोल सकते हैं बिल्कुल। पर क्वेश्चन हमेशा ऑक्सीजनेशन पर आता है, क्योंकि और एनसीईआरटी में टर्म नहीं दे रखे, ऑक्सीजनेशन ही टर्म दे रखा है, और तो सब मैंने एडिशनल लिखा है। समझ में आया नहीं आया? अब एक चौथा पॉइंट लिख रहा हूं, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोल माइन में लोग काम कैसे करते होंगे, यस, इतना आसान नहीं है कोल माइन में काम करना, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, यस या नो, या पॉल्यूटेंट एयर में रहते हो जहां धुआं बहुत ज्यादा है, ठीक है, चिमनियां बहुत ज्यादा है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, ऐसे लोगों की लाइफ, पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की लाइफ, नेचुरल लाइफ की बात कर रहा हूं, नेचुरल लाइफ 5 साल कम हो जाती है अपने आप ही। हाँ यस सर, 5 साल कम हो जाती है। तभी तो आज के फ्यूचर के अंदर लोग वापस गांव में भागेंगे। गांव की जमीन महंगी होगी शहरों की जमीन से। पहाड़ों पर लोगों को रहने को जमीन कुछ होगा ही नहीं, समझ रहे हो? लोग पुराने, जैसे मैं अपने गांव में जाता हूं तो वहां पर क्या था, वहां दिवाली होली आती थी तो अपने हम लोग क्या करते हैं, पेंट करते हैं, ठीक है, रंग बार्निश पेंट पुताई। वहां क्या करते हैं, वो लोग गोबर से लीपते हैं, जैसे गाय का गोबर तो समझते होगे ना, हाँ, गाय के गोबर की सिलरी बनाई जाती है, ठीक है, फिर उस गोबर से लिपाई होती है पूरे घर की, दीवालों की, फ्लोर की, ठीक है। और तुम बिलीव नहीं करोगे, नहीं करोगे मुझे पता है, तुम अपने घर में सेफ नहीं हो, तुम गोबर के घर में सेफ हो। सर सेफ कैसे? सर सेफ तो हैं, नो बेटा, इस कमरे के अंदर भी इतनी खतरनाक रेडिएशन आ रही है, यस, जो मोबाइल है, मोबाइल इसकी रेडिएशन इस कमरे में आ रही है, भरी हुई है, पर गोबर के कमरे में तुम एंटर कर जाओगे, वहां मोबाइल की रेडिएशन एंटर नहीं कर पाएंगी, यस। गोबर का घर, गोबर समझ रहे हो ना, हाँ, काव डंक, उसको दीवार पे लगाया जाता है, ठीक है, उससे बने हुए घर रेडिएशन प्रूफ होते हैं, यानी सही मायने में आपकी हेल्थ के लिए सबसे परफेक्ट होते हैं, यस, मैं सच कह रहा हूं, ठीक है। इसीलिए अभी अ, समझो तरुण सर एक जगह गए थे घूमने, ठीक है, मतलब ऐसे एक दिन के लिए गए थे, तो उन्होंने कहा देखो सर मैं खेतों में आया हुआ हूँ, ठीक है, खेत हैं और एक सिंपल सा ये एक उन्होंने घर दिया है, एक कमरा रहने के लिए, तो मैंने घर दिखाओ, तो उन्होंने दिखाया अंदर कैमरे से घर, तो उसमें क्या था, कुछ नहीं था, साधारण गांव का घर था, जिसे गोबर से उन्होंने लीप रखा था, समझ गए ना, हाँ, गोबर से उन्होंने लीप रखा था। अब उसमें एक रात रुकने का खर्चा बहुत अच्छा खासा था। तो फ्यूचर में इसलिए कह रहा हूं, जो लोग गांव में रहते हैं ना, तुम बहुत लकी हो, ठीक है, शहर के लोग वापस उन घरों में रहने के लिए तरसेंगे, और एक एक दिन रुकने का 5 से 10 हजार रुपए तुम लोग उन लोगों से, आप समझ रहे हो, शहरवासियों से। तो क्योंकि एक्चुअल में असली लाइफ वही है, शहरों की लाइफ असली लाइफ नहीं है, ये तो सब गंदगी है यहाँ पर, पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सब पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, समझ रहे हो,
मिलावट का चीज है, तो बहुत बुरी हालत है। तब मुझे समझ में आया कि यार वो कुछ भी नहीं है, एक गांव है, सिंपल देसी गांव में गए थे। वो गांव था, चारों तरफ उन्होंने खेत बना रखे थे, गाय भैंस थी, और एक साफ सुथरी जगह बना रखी थी, वहां एक घर बना रखे थे उन्होंने, ठीक है, गोबर से लेपे हुए, जिसमें मतलब मैंने एगोडा पर सर्च किया तो एक अच्छा खासा अमाउंट था रुकने का, और वैकेंसी उसमें मतलब आपको मुझे भी बुकिंग दिखा रहा था, मतलब वीक डे की, वीकेंड की तो बुकिंग ही नहीं थी। तब मैंने कहा यार इसका मतलब, तुम समझ गए ना मेरी बात? हाँ, यानी फ्यूचर गांव का ही है। यस, फ्यूचर गांव का ही है, इसलिए गांव की जमीन को कभी बेचना मत, किसी भी चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब मैं बताऊंगा दूसरी चीज, शहरों में कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है। पहले हम 4 में से 1 को बोल रहे थे, पर अभी जो डेटा आ रहा है ना, वो इंडिया इज अ हॉट स्पॉट, बॉटनी में पढ़े होंगे हॉट स्पॉट, इंडिया इज अ हॉट स्पॉट ऑफ कैंसर, ठीक है। तुमने कभी देखा होगा कैंसर के हॉस्पिटल्स नहीं होते थे, ठीक है, नॉर्मल हॉस्पिटल्स में ही इलाज होता था। अब छोटे छोटे शहरों में भी जो नॉर्मल हॉस्पिटल्स थे वो कैंसर के हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो गए। तुम देखना, अब तुम जाके, अब तुम छोटी सी जगह भी रहते होगे ना, वहां पर भी जगह जगह कैंसर अस्पताल खुल गए। जो पहले नॉर्मल हॉस्पिटल थे वो कैंसर हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो गए। यानी कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत तेजी से। मैं इसकी पूरी सीरीज लेकर के आ रहा हूँ, फुल सीरीज, यस, पूरी सीरीज लेकर के आ रहा हूं। अपने घर वाले जितने भी लोग हैं उनके संग शेयर जरूर करना बेटा, ठीक है। बहुत मैंने स्टडी की है, ठीक है, मेरी मदर को कैंसर था, उसके बाद मैंने बहुत स्टडी की है, बहुत चीजें सीखी हैं, बहुत चीजें समझी हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में मतलब मूव किया है मैंने, बहुत सारी नेचुरलपैथी, आयुर्वेदा, हर तरीके की चीजें समझी हैं मैंने, ठीक है। तो उसकी पूरी सीरीज बना रहा हूं, ठीक है, शायद किसी के काम आ जाए, कम से कम अवेयरनेस के लिए तो आ जाए, ठीक है। 2 तरीके की चीजें होंगी, जिनको कैंसर है उनके लिए क्या कर सकते हैं, या फ्यूचर में कैंसर ना हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात? की पूरी सीरीज मैंने डिजाइन की है, जो हर इंसान को देखनी जरूरी है, हर इंसान को, चाहे वो गांव में रह रहा है चाहे वो शहर में रह रहा है। गांव में भी कैंसर फैल रहा है तो कुछ कारण अलग हैं उसके, ठीक है। वो पूरा मैं पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ सीरीज के अंदर, वो एक नहीं है, पूरी सीरीज है, बहुत सारी, ठीक है। तो समझना होगा आपको, ठीक है। उसकी पूरी सीरीज तैयार कर दी है मैंने, मतलब बनती जा रही है, मैं स्टेप बाय स्टेप उसको रिलीज करूंगा, ठीक है। कैंसर, क्योंकि इस बार भी कैंसर पर नीट में भी क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था न्यूप्लास्टिक सेल के ऊपर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी बेस्ड था, पर बहुत अलग तरीके से पूछा था, जिसे बच्चे गलत भी करके आए थे। समझ रहे हो ना? हाँ, हाँ बेटा बिल्कुल। मतलब बहुत सारे अपने, चाहे वो मम्मा हो, पापा हो, दादा हो, दादी हो, ठीक है, ताऊ हो, ताई हो, ठीक है, घर में बहुत सारे लोग, मतलब ऐसे आपने सुने होंगे आस पास पड़ोस में, ठीक है, कैंसर जिसको बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है। तो इस समय, और इंडिया इज अ हॉट स्पॉट, तो समझना होगा इसकी, तभी मैं बहुत अवेयरनेस के लिए सीरीज लेकर के आ रहा हूँ। पूरी एक्सपेरिमेंटल चीजें होंगी उसके अंदर, जो चीजें मैं एक्सपेरिमेंट कर भी रहा हूँ उसके ऊपर, वो भी मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ, पूरे एक्सपेरिमेंट। तो बहुत सीरियस है वो, समझना उसको, तुम जितना अवेयर कर, मतलब तुम अवेयर हो, आस पड़ोसी को अवेयर करो, ठीक है, पढ़ाई तो करनी है, पर हमें अपने को भी सुरक्षित रखना है, ठीक है। अगर हम सही हैं, हमारी हेल्थ सही है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं, और हमारी हेल्थ ही सही नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। समझ रहे हो? पैसा भी बेकार है अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो, ठीक है। चलो, आपने सुना होगा शेयर मार्केट का जो बादशाह कहा जाता था झुंझुनवाला, ठीक है, उसका एक लास्ट मैंने वो पढ़ा था, ठीक है, उसने एक लिखा था, लास्ट टर्म्स थे उसके, कि मैंने दुनिया में सब जगह इन्वेस्ट किया, मैंने बहुत पैसा बनाया, बहुत इन्वेस्ट किया, बहुत पैसा बनाया, पर एक जगह इन्वेस्ट नहीं किया, कहां पर? हेल्थ के ऊपर। इसलिए समय से पहले उसकी, बहुत पहले डेथ हो गई उसकी, ठीक है। समझ में आया? तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी। भाई मेरे पेट में अगर दर्द हो रहा है तो मुझसे कोई कहे पढ़ लो, मैं पढ़ लूंगा, कल एग्जाम है मैं दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा। तो हेल्थ प्रायोरिटी पर होती है, देन उसके बाद हम कोई और काम कर पाते हैं। तो और इसी को हम क्या करते हैं, हमेशा अवॉइड करते हैं। हम हमेशा जैसे मुझे आज पढ़ाना है, अगर मेरी तबीयत सही नहीं है फिर भी मैं पढ़ाऊंगा, कि हेल्थ को मैंने अवॉइड कर दिया, मेरी लेक्चर लगा हुआ है। आपका एग्जाम है, आप हेल्थ को अवॉइड करोगे, एग्जाम दोगे, ठीक है। हम हेल्थ को हमेशा सेकेंडरी रखते हैं, ठीक है। हम इंडियंस हैं यार, इसीलिए तो, ठीक है। समझ रहे हो? हाँ, और जबकि उसको प्रायोरिटी पर रखना चाहिए, तभी एक्चुअल में आप बड़ा और कुछ अच्छा कर पाओगे। वापस आ जाओ। तो अगला मैं जो बता रहा हूँ ना, वो तुम्हारे लिए है, ठीक है। अगर तुम कोल्ड ड्रिंक बहुत ज्यादा पीते हो, तुम केमिकल वाली चीजें बहुत ज्यादा खा रहे हो, ठीक है, तुम
ऐसा पानी पी रहे हो जो आपके ब्लड की पीएच को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, या तुम्हारे पानी के अंदर ऐसी चीजें हैं जो आपकी पीएच को डाउन कर रही हैं, आप समझना। या आपके फूड में, चाहे वो चाउमीन हो, चाहे वो मोमोज हो, या जितना भी डिब्बे बंद वाला पैकेट वाला फूड है, ये सब आपके ब्लड की पीएच को कम कर रहा है। अगर ब्लड की पीएच कम हो जाएगी तो आपके हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी रिड्यूस हो जाएगी, और ब्लड की ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी रिड्यूस हो जाएगी तो आपके ब्रेन के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, आपके बॉडी पार्ट में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। इसकी वजह से आप बहुत थका हुआ फील करोगे और धीरे 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 बहुत सारे रोग होने चालू हो जाएंगे। और तुम्हें पता होना चाहिए, कैंसर सेल जहां ग्रो करती है ना, वहां के मीडियम को वो एसिडिक कर देती हैं। यस, ठीक है, उनकी हाई ग्रोथ की वजह से, मेटाबॉलिक एक्टिविटी से वहां का मीडियम एसिडिक हो जाता है। इसीलिए कैंसर पेशेंट को अगर एल्कलाइन वाटर पिलाया जाए तो बहुत उसके लिए इफेक्टिव होता है। तो फ्यूचर में एल्कलाइन वाटर, ठीक है, जो नेचुरल वाटर उस समय झरने का पानी होता था वो एल्कलाइन वाटर होता था, ठीक है। यस, तभी तो पहले के टाइम पर लोगों को कहा जाता था, अगर डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहा तो कहता था इनको शुद्ध हवा और पानी पिलाओ, ठीक है, पहाड़ों पर ले जाओ सही हो जाएंगे, और लोग हो जाते थे, ठीक है। एक्चुअल में ये इफेक्ट था हवा और पानी का, ठीक है। आप कितने भी प्रॉब्लम में हो रहे हो, ठीक है, आप 10-5 दिन पहाड़ों पर रहो जहां आपको नेचुरल वाटर मिल जाए, पहाड़ों वाला पानी, और एयर तो प्यूरिफाई है, ठीक है। तो तुम देखना तुम्हारी आधी बीमारी सही हो जाएगी, आधी से अब मैक्सिमम बीमारी सही हो जाएगी, तुम बहुत अच्छा फील करोगे, ठीक है। और यहाँ के फिर बीमार हो जाओगे, कि पानी और हवा दो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। और साथ में आपका खाना, अगर आप कुछ भी ऐसा खा रहे हो जो आपके हीमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, यस, ठीक है, आप जो भी खा रहे हो वो आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल बना रहा है, और फ्री रेडिकल आपकी एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बुढ़ापे के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और फ्री रेडिकल को सप्रेस करने के लिए ध्यान रखना है, हमेशा हम यूज करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो आप जरा बताओ, आपकी डाइट में कितने एंटीऑक्सीडेंट होते हैं? जैसे अनार के जूस में बहुत एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, टमाटर में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल को सप्रेस करने का काम करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं फ्री रेडिकल की बात करता हूं, किसकी बात कर रहा हूं? फ्री रेडिकल। अगर हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग फ्री रेडिकल से होती है तो ये हीमोग्लोबिन का क्या कर देते हैं? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अभी तक मैंने ऑक्सीजनेशन बोला, अब मैं बोलूंगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, और इससे बन जाता है मिथेमोग्लोबिन। क्या बन जाएगा? मिथेमोग्लोबिन। बस इतना याद रखो। आगे तो हम वैसे बताते भी हैं कि मिथेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंडिंग कर जाती है तो इरिवर्सिबल बाइंडिंग होती है, उससे आयरन ऑक्साइड बनता है, पर इतना जरूरत नहीं है जाने की, बस तुम इतना याद रखो, मिथेमोग्लोबिन, मिथेमोग्लोबिन। मिथेमोग्लोबिन हो गया, कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन हो गया, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हो गया, ठीक है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गया। इसको ऑक्सीजनेशन बोलेंगे, ठीक है, इसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीडेशन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और मिथेमोग्लोबिन। यानी हीमोग्लोबिन के कई रूप हैं। ऑक्सीजन बाइंडिंग करती है, रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल, और फ्री रेडिकल भी इरिवर्सिबल बाइंडिंग ही करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो जाता है और मिथेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और मिथेमोग्लोबिन अगर आपके ब्लड में बनना चालू हो जाए ना, तो ये ऑक्सीजन से परमानेंट बाइंडिंग कर लेता है और आयरन ऑक्साइड बन जाता है, जिससे ब्लूइश अपीयरेंस आ जाती है पूरी बॉडी के अंदर। इट इज अ वेरी डेंजरस, डेथ हो जाती है लोगों की, समझ रहे हो? तो ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे वो इन पर बनेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजनेशन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और मिथेमोग्लोबिन। इसमें कोई डाउट है?
यहां तक कोई डाउट है बेटा? नहीं नहीं, अभी छुट्टी नहीं है, टाइम है, बहुत टाइम है अभी तो भाई। अब आगे आ जाओ, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 ड्यूरिंग रेस्टिंग एंड स्ट्रेनस एक्सरसाइज, ठीक है। जब आप रेस्टिंग कंडीशन में होते हो, बिल्कुल रेस्टिंग कंडीशन में, ठीक है, या स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हो, तब एक्चुअल में आप कितना ऑक्सीजन यूटिलाइज करते हो और कितना CO2 आप रिलीज करते हो, इन दोनों कंडीशन में सेपरेट बताऊंगा मैं, ठीक है। पहले एक बेसिक डेटा है। एक हेल्दी ह्यूमन की बात करूं, पर 100 ml ऑफ ब्लड कितना हीमोग्लोबिन होता है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है कई जगह। 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड। एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर 100 ml ब्लड के अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। यस, तुम चेक कराते हो ना अपना हीमोग्लोबिन कितना है, 15 ग्राम, 12 ग्राम, 13 ग्राम, ठीक है। तो एक अच्छे स्वस्थ मनुष्य में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन से बाइंड करता है, 1.34 ml ऑक्सीजन। तो मैं तुमसे कहूं 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, इंटू कर दो 1.34 इंटू 15, यानी कितना, 20 ml ऑक्सीजन से। यानी 20 ml ऑक्सीजन 15 ग्राम हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है, और 15 ग्राम हीमोग्लोबिन 100 ml ब्लड में होता है। तो मैं इनडायरेक्टली पूछूं कि 100 ml ब्लड कितना ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, 20 ml ऑफ ऑक्सीजन, बात तो एक ही है ना। यानी एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर 100 ml ब्लड 20 ml ऑक्सीजन को कैरी करने की क्षमता रखता है। एक बात समझ में आई? यहां तक समझ में आई बेटा? हाँ, 100 ml ब्लड का टेस्ट में होता है, बिल्कुल सही। जब भी टेस्ट कराओगे तो 100 ml ऑफ ब्लड पूछेगा कितना कितना हीमोग्लोबिन होता है, आप बोलोगे 15 ग्राम हीमोग्लोबिन। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, तो 15 ग्राम 1.34 इंटू 15, 20 ml ऑक्सीजन। यानी 100 ml ऑफ ब्लड 20 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। केस दो हैं। पहला केस बताया ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन, जब आप रेस्टिंग कंडीशन में हो, कुछ भी नहीं कर रहे, ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन। अरे और एक कंडीशन कब आएगी, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तब क्या होगा, ड्यूरिंग स्ट्रेनस एक्सरसाइज। तब क्या होगा ड्यूरिंग स्ट्रेनस एक्सरसाइज, समझना। ये बेटा टिश्यू है। टिश्यू के अंदर आप रिएक्शन जानते हो हमेशा क्या होता है, C6H12O6 का ब्रेकडाउन, और क्या बनता है, CO2 प्लस एनर्जी। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। जब रेस्टिंग कंडीशन में होते हो, अच्छा, इसको तोड़ने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, ऑक्सीजन, तभी तो ये टूटेगा, CO2 बनेगा। जब तुमसे कहूं तुम रेस्टिंग कंडीशन में हो, रेस्टिंग कंडीशन में तुम्हारी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी या कम, कम, तो ग्लूकोज ज्यादा टूटेगा, कम, कम, ऑक्सीजन कम यूटिलाइज होगी, CO2 कम बनेगी, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है। हाँ, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, CO2 ज्यादा टूटेगा, सॉरी CO2 ज्यादा बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा यूटिलाइज होगा, क्योंकि ग्लूकोज ज्यादा टूटेगा। यानी रेस्टिंग कंडीशन में कुछ ऐसी कंडीशन होगी, और एक्सरसाइज करोगे तो कुछ ऐसी कंडीशन होगी ज्यादा, ठीक है। इधर जो ब्लड आ रहा है, ब्लड का मतलब मैं ट्रक से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। और जो जा रहा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जो जा रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, समझना। ये ब्लड आ रहा है, क्या लेकर के आ रहा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। और कितनी ऑक्सीजन, 20 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। यानी 100 ml ब्लड 20 ml ऑक्सीजन को लेकर के आ रहा है, इसके हिसाब से।
यानी यहां कितनी ऑक्सीजन होगी 20 ml, 20 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड के हिसाब से इतनी ऑक्सीजन ट्रक में आ गई है। कंडीशन कौन सी है? रेस्टिंग। तो रेस्टिंग कंडीशन में 20 ml में से कितनी ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर जाएगी ब्रेकडाउन के लिए? समझना, मात्र इसका 25% ही अंदर जाएगा। 20 ml में से ओनली 5 ml, 5 ml रेस्टिंग कंडीशन में ओनली 5 ml अंदर जाएगी। तो 5 ml अंदर जाएगी तो लगभग CO2 कितना बनेगा? CO2 जो बनेगा लगभग लगभग, ठीक है, 4 पॉइंट कुछ ml होता है, इसको एनसीईआरटी 4 ml लिखती है, एग्जैक्ट ना लेकर के 4 ml। तो लगभग जब ऑक्सीजन निकल के जाएगी तो जगह खाली हो जाएगी, उसकी जगह को भरने के लिए कौन आएगी? CO2। 5 ml क्या जा रही है? ऑक्सीजन। अब यहां 4 ml क्या होगी? CO2। CO2 कितनी आ रही है? 4 ml। इसकी लोडिंग हो रही है, इसकी अनलोडिंग हो रही है, इसकी लोडिंग हो रही है, इसकी अनलोडिंग हो रही है, ठीक है, लोडिंग, इसकी अनलोडिंग। ऑक्सीजन की अनलोडिंग हो रही है, ट्रक से उतर रही है, फिर जगह खाली हो रही है, उसमें CO2 भरी जा रही है। ये ऑक्सीजन अंदर आ रही है, ग्लूकोज को तोड़ रही है, CO2 बना रही है, एनर्जी बना रही है, CO2 बन रही है, वापस लोड हो रही है, ठीक है। तो मैं तुमसे कहूं कि 20 में से 5 जा रही है, 20 में से 5 जा रही है, तो कितनी बची इस ट्रक में अब ऑक्सीजन? अब इसमें जो ऑक्सीजन रह गई 15 रह गई भाई, 15 ml। कितनी CO2 आ गई? जो CO2 आ गई इसके अंदर 4 ml आ गई, 4 ml। ये सारी बातें किसकी चल रही है? पर 100 ml ऑफ ब्लड, पर 100 ml ऑफ ब्लड। 100 ml ब्लड में लगभग 15 ml ऑक्सीजन रह गई और 4 ml CO2 आ गई। 15 क्यों रह गई? कि 20 में से 5 चली गई, 15 रह गई और 4 ये आ गई, इसमें कोई डाउट? तो कितने परसेंट HbO2 का डिसोसिएशन हुआ होगा भाई? 20 में से 5 जा रही है, 25%, ठीक है। यानी यहां पर HbO2 कितने परसेंट? 25% का क्या हो गया? डिसोसिएशन, मतलब टूट गया, टिश्यू के पास चला गया। HbO2 कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ? 25%। बहुत सारे क्वेश्चन बन गए इसके अंदर। सिंपल है, जब आप रेस्टिंग कंडीशन में हो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पर 100 ml ऑफ ब्लड कितना ऑक्सीजन होता है? 20 ml। जब आप रेस्टिंग कंडीशन पर हो तो 20 ml में से कितना ऑक्सीजन सेल्स के पास जाती है? 5 ml। कितना प्रतिशत गई? 25%। तो कितना डिसोसिएशन हुआ? 25%। सिंपल सी बात है। कितना CO2 उसके बदले में आ गया भाई? 4 ml आ गया। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लौट के जाएगा वापस, उसमें कितना ऑक्सीजन रह जाएगा भाई? 5 चला गया, 20 में से 15 रह गया और 5 ml CO2 आ गया। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कितना डिसोसिएशन हुआ, कितनी अनलोडिंग, कितनी लोडिंग हुई, सारे क्वेश्चन आपके इससे मिल जाएंगे। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? यस या नो? रेस्टिंग कंडीशन का, रेस्टिंग कंडीशन समझ में आया नहीं आया? फ्री रेडिकल का एक बच्चा कह रहा है फ्री रेडिकल रिपीट। फ्री रेडिकल को हिंदी में बोलते हैं बेटा मुक्त मूलक। एक ऐसे रेडिकल्स जो आपकी बॉडी में आपके हीमोग्लोबिन का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, आपके विटामिन का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, आपके मिनरल्स का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, बॉडी में डिफरेंट पार्ट का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? हाँ, वो सब फ्री रेडिकल हैं जो आपकी एजिंग को बढ़ा रहे हैं, यानी एज को कम कर रहे हैं, वो सारे फ्री रेडिकल्स हैं। ये हल्का हल्का लैग कर रहा है क्या? लैग कर रहा है? धुआं धुआं हो गया? नहीं कर रहा, नहीं। धुआं धुआं हो गया? अच्छा, फ्री रेडिकल समझ नहीं आया? समझ आएगा नहीं? उन लोगों को समझ नहीं आएगा जो गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते हैं, जो चाउमीन बहुत खाते हैं, बर्गर बहुत खाते हैं, मोमोज बहुत खाते हैं, उनके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इन सब के अंदर फ्री रेडिकल्स होते हैं। यस,
ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो आपकी बॉडी को ऑक्सीडाइज करे वो फ्री रेडिकल्स है, ठीक है। यस, या ऐसे फर्टिलाइजर जो खेतों में यूज होते हैं लाइक यूरिया, जो चीजों को ऑक्सीडाइज कर दे वो फ्री रेडिकल है। जो किसी भी चीज को ऑक्सीडाइज कर दे वो फ्री रेडिकल है, ठीक है। ऑक्सीडेशन समझते हो, किसी से बाइंड करके उसमें वो इलेक्ट्रॉन एक्साइड कर दे, बाहर निकाल दे, वो फ्री रेडिकल है। और जो भी फ्री रेडिकल, ठीक है, आपकी बॉडी में इंटेक करते हैं तो आपके हीमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज करते हैं, आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट को ऑक्सीडाइज करते हैं, आपके मतलब बॉडी में सब चीजों को ऑक्सीडाइज करते, खाना पीना बेकार है। हाँ बेटा, आप ये साउंड आ रही है क्या? साउंड आई क्या? फ्री रेडिकल के साथ चले गए भाई, मैं फ्री रेडिकल के साथ कहीं नहीं जाऊंगा, तो मैं जाने से रोकूंगा फ्री रेडिकल के साथ। मैं तरुण सर को भी नहीं जाने देता फ्री रेडिकल के साथ। तरुण सर आलू बहुत खाते हैं। अब बताता हूँ, ये भाई आलू बहुत खाते हैं पता है, मैं इनको रोकता हूँ फ्री रेडिकल बन जाएंगे, कम खाया करो, ठीक है। ये हरी सब्जियां नहीं खाते भाई, ठीक है, मैं इनको रोकता हूँ, हरी सब्जियां नहीं खाया करो। मुझसे क्या बोलते हैं पता है, सर आप हेल्दी हो मैं हेल्दी हूँ, हाथ आपका टूटता है मेरा तो नहीं टूटता, ठीक है। बताओ ये एक्सक्यूज है? अरे बताने दो भाई, बताने दो। एक्सक्यूज क्या दे रहे हैं? सर हाथ आपका टूटता है, आप हरी सब्जियां खाते हो फिर भी आपका हाथ टूटता है, मैं आलू खाता हूँ और हरी सब्जियां नहीं खाता तब भी मैं हिस्ट पुष्ट स्वस्थ हूँ। तो बताओ ये एक्सक्यूज सही है क्या? बताओ सही बात है या नहीं है? भाई आज मेरी क्लास लगा दी एमडी सर ने ना, सही है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जरूरी है, ठीक है। बाहर का बहुत खाते हैं, आलू बहुत खाते हैं, ठीक है, बता दूं मैं, बाहर का बहुत खाते हैं, आलू बहुत खाते हैं, हरी सब्जियां नहीं खाते। और दिखाता हूं अभी, तुमसे कहता हूं ना कोल्ड ड्रिंक मत पियो, भाई बिना कोल्ड ड्रिंक के काम नहीं चलता, ठीक है। खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक जरूर पीते हैं, और मना करें तो गुस्सा होते हैं, ठीक है। समझाना भाई, ठीक है, समझाना कि ऐसा नहीं करना, भाई आगे भी तो मेहनत करनी है, एक ही साल थोड़ी ना पढ़ाना है, आपको भी पढ़ाना है और आपकी आगे की जनरेशन को भी पढ़ाना है। इतने डॉक्टर बना देने कि मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर ही डॉक्टर हो, तो इसके लिए सेहत सही रखने पड़ेगी ना।
यस या नो? सही बोल दिया भाई मैंने, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा बेटा। एक दो चीज मैं और एमडी सर आपसे बात करना चाह रहे थे बेटा। बैच में आप लोग को मजा आ रहा होगा। सबसे पहले 8 तारीख को टेस्ट है, उसके लिए तैयार रहना सब लोग, ठीक है। और मंथन बैच में जैसा हमने प्रॉमिस किया था आपको कि अलग अलग तरह की डीपीपी मिलेंगी, सब लोगों ने सेल की डीपीपी और ब्रीदिंग एक्सचेंज की, मोल कॉन्सेप्ट की डीपीपी देख ली है। आपको ये समझ में आ रहा है डीपीपी अलग है कि नहीं है? कमेंट में बता दो। यस, बिल्कुल पता चल रहा है नई डीपीपी है। तो इस बार आपको डिफरेंट कंटेंट मिलेगा और टेस्ट में भी लेवल ऑफ क्वेश्चन इस बार आपको अलग मिलने वाले हैं। तो हम सब ने अलग तरीके से इस बार आपको, और फिर बेटा इस साल ज्यादा एफर्ट करेंगे तभी आपके मान लो पेपर आसान भी आ जाएगा तो आप आसानी से कम समय में कर पाओगे। ये प्लान है बस। भाई पेपर का लेवल कैसा भी आ जाए, ठीक है, बस इतना है कि आपको पहुंचा देंगे वहां तक, ठीक है। और देखो मेरा मानना तो ये रहता है कि मैं कभी सोच के नहीं पढ़ाता कि मुझे आपको डॉक्टर बनाना है, सच कह रहा हूं, ठीक है। हमारा ये सोच रहता है कि मैं इतना पढ़ा दूं कि आप या तो डॉक्टर बनो या दुनिया में कुछ ना कुछ बहुत गजब लेवल पर पहुंचो, ठीक है। ये गारंटी है। जिस तरीके से हम स्ट्रेटजी ले रहे हैं, आप देख भी रहे होगे, आपको एनसीईआरटी पूरी कवर कर रहा हूं, एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन क्वेश्चन भी करा रहे हैं, आपको समरी भी करा रहे हैं, आपको रिवीजन करा रहे हैं हर लेक्चर के अंदर, सारे कंसेप्ट दे रहे हैं। तुम देख रहे हो ट्रक चल रहा है पीछे, ठीक है। तो ऐसे ट्रक दौड़ा रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात? कोई चीज नहीं छोड़ रहे भाई। जब कुछ चीज छोड़ेंगे नहीं तो मास्टरी हर तरीके से करा देंगे और टेस्ट की एनालिसिस भी कराएंगे, ठीक है। और मैं एक चीज कह दे रहा हूं बच्चों से, ठीक है, इस बार जो टॉप 10 बच्चे रैंक लेकर के आएंगे तो उनके लिए कुछ, हाँ, टेस्ट में, हर टेस्ट में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो इस बार भी होगा। टॉप 10 रैंक लेकर के आओगे तो उसके अंदर हम कुछ नया करने वाले हैं उन 10 बच्चों के लिए, जिससे कि रिमेनिंग बच्चे अपने को और मोटिवेट रखें और अगले टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करें, ठीक है। ठीक है, आप ठीक है बेटा, ये आलू आलू वाली बात झूठी थी, इसमें कोई सच्चाई नहीं। भाई सच है झूठ नहीं बोलता मैं, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके, यस, स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन। क्या कंडीशन है? क्लियर है बिल्कुल। अब जब आप एक्सरसाइज करते हो, जिम में जा रहे हो, आपकी एक्सरसाइज कर रहे हो, आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो नो डाउट ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ज्यादा होगा, और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा और CO2 का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। यानी जब भी आप एक्सरसाइज करोगे तो ये टूटेगा ज्यादा, ये ज्यादा यूटिलाइज होगा, ज्यादा बनेगा, ज्यादा इसका, ठीक है, यूटिलाइजेशन होगा। क्लियर है? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आएगा, यानी ट्रक क्या लेकर के आएगा? ट्रक ऑक्सीजन लेकर के आएगा, तो ऑक्सीजन तो उतनी होगी, कितनी होगी? वही 20 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। सेम वही ऑक्सीजन होगी, वही ऑक्सीजन आई है 20 ml। 20 ml में से कितना कितना ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर आएगी? 20 ml में से कितना ऑक्सीजन टिश्यू में आएगी जब एक्सरसाइज करोगे? भाई पहले 5 आ रही है, अब 15 आएगी, ज्यादा आएगी, 15 ml ऑक्सीजन। भाई 20 में से 15 चली गई तो कितनी बच गई जरा बताओ। तो जब ट्रक वापस लौट के जाएगा तो कितना ऑक्सीजन लेकर के जाएगा? भाई 20 में से 15 चली गई तो 5 ही तो रह गई, 5 ml ऑक्सीजन वापस चली जाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू वापस बाहर। क्लियर है? बिल्कुल लौटेगी। अच्छा, जब 20 ml ऑक्सीजन 20 ml में से 15 ml ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर जा रही है एक्सरसाइज के टाइम पर, तो नो डाउट CO2 ज्यादा बन रही होगी, तो CO2 भी तो ज्यादा अंदर आएगी। भाई ज्यादा CO2 अंदर आएगी, कितनी CO2 अंदर आएगी? भाई पहले 4 आ रही थी, अब 14, 14 ml CO2 पर 100 ml ऑफ ब्लड। यानी अब यहां पर कितना CO2 लौटेगी? 14 ml, 14 ml, यानी 14 ml CO2 वापस जाएगी, 5 ml ऑक्सीजन वापस जाएगी। कितना इसकी लोडिंग, कितना लोडिंग, कितना अनलोडिंग हो रही है? ये लोडिंग हो रही है, लोडिंग का मतलब चढ़ा रहे हैं सामान को, उतार रहे हैं सामान को। तो 20 में से 15 चली गई तो कितना परसेंट डिसोसिएशन हुआ? 75%।
डिसोसिएशन ऑफ HbO2। डिसोसिएशन समझते हो, टूटना। कितना प्रतिशत ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से टूट रही है, इसको डिसोसिएशन कहते हैं। इसको डिसोसिएशन कहते हैं। क्लियर है बिल्कुल? क्या बोलते हैं इसको? डिसोसिएशन। आई या नहीं आई? सिंपल सी बात है, ठीक है। जब आप रेस्टिंग कंडीशन में हो, आराम से बैठे हो, आराम आराम से काम कर रहे हो, तो नो डाउट रिक्वायरमेंट कम होगी, तो 20 में से 5 और 4 लोड हो जाएगी, तो 15 और 4 यहां बची। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो 20 में से 15 अंदर गई, 14 लोड हो गई, ठीक है, तो 5 और 14 यहां रह गई, 5 और 14 यहां रह गई, जो वापस जाएगी। सिंपल सी बात है। अब बताओ, कंसेप्ट ब्रेन में सेट हुआ या नहीं हुआ? ब्रेन में कंसेप्ट सेट हुआ या नहीं हुआ? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? BMS सुपर। कल की छुट्टी है तुम्हारी भाई, कल तो ईद है ना। यस, एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज करोगे तो तुम मस्त रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे, बढ़िया। तो कंसेप्ट तुम्हारे समझ में आ गया। अब मुझे लगता नहीं कोई तुम्हारे डाउट होना चाहिए, कोई तुम्हें पछाड़ पाएगा। बस आज इतना ही रखेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन एक बार देख लो फटाफट। एल्वलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसमें कोई डाउट है? सेकेंडरी टिश्यू हो जाएगा, सेकेंडरी एक्सचेंज साइट। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। ऑक्सीजन एंड CO2 आर एक्सचेंज इन दीज साइट बाय सिंपल डिफ्यूजन। जो भी ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज हो रहा है, किस मेथड के थ्रू? सिंपल डिफ्यूजन। मेनली बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है भाई? प्रेशर या कंसंट्रेशन पर बेस्ड है, जो मैं बता चुका हूं आपको। डिफ्यूजन किस पर बेस्ड है? प्रेशर, कंसंट्रेशन। और किस पर बेस्ड है? सॉल्युबिलिटी। और किस पर बेस्ड है? थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। ये लिखा ही चुका हूं पहले ही मैं। कोई डाउट? इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन इफेक्ट द डिफ्यूजन रेट। प्रेशर कंट्रीब्यूट बाय द इंडिविजुअल गैस इन द मिक्सचर ऑफ गैसेज इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर, बता चुका हूं, ठीक है। Partial pressure of these two gases in atmospheric air and two side are diffusion are given in table. Partial pressure सारा टेबल में दे रखा है, समझाई दिया है मैंने। एंड इन फिगर में भी दे रखा है, मैंने बता दिया है आपको। डेटा गिविंग द टेबल क्लियरली indicated at a concentration gradient for oxygen from alveoli to blood and blood to tissue. Similarly, ये पूरा मैंने समझा दिया है आपको, ये पूरा बता दिया आपको ग्रेडियंट, ठीक है। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आती है, एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2। CO2 की सॉल्युबिलिटी पता है ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा है, 20 से 25 टाइम ज्यादा। और जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा, ठीक है, देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। पर यूनिट डिफरेंस अगर मैं निकालूं CO2 का डिफ्यूजन रेट, तो ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। पर यूनिट डिफरेंस का मतलब है इतने छोटे से यूनिट के अंदर अगर मैं ऑक्सीजन और CO2 का डिफ्यूजन रेट निकालता हूं, ऑक्सीजन और CO2 का डिफ्यूजन रेट निकालता हूं, तो CO2 का डिफ्यूजन रेट कंपैरेटिव ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है, 20 से 25 टाइम, ठीक है। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर, बता चुका हूं मैं, 3 लेयर से मिलकर बने होते हैं। नेम भाई, थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, एंडोथेलियम ऑफ एल्वुलर कैपिलरी, और तीसरी क्या होगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वैमस एपिथेलियम एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सिंगल लेयर endothelial cells of capillary. In between them, however, its total thickness कितनी होगी? Less than a millimeter, लगभग 0.5 मिलीमीटर के आसपास। Therefore, all the factors in our body are favorable for diffusion of oxygen from alveoli to tissue
एंड दैट CO2 फ्रॉम टिश्यू टू एल्वलाई, ठीक है, तो समझ ही रहे हो। ये ब्लड कैपिलरी दिखा रखी है इन्होंने, ये स्क्वेमोस एपिथेलियम है, ठीक है, 1 सेल थिक, एक सेल होती है इसके अंदर बस, सिंगल लेयर, एंडोथेलियम और ब्लड कैपिलरी, बेसमेंट मेम्ब्रेन ने बता दिया, रेड ब्लड सेल्स, आपको समझ में आई क्या होगा। ये क्वेश्चन आज होमवर्क में करना, होमवर्क के लिए दे रहा हूं तुम्हें, ये होमवर्क में क्वेश्चन सब करके आओगे, ये सब क्वेश्चन होमवर्क में लगाओगे, आज होमवर्क दे रहा हूं तुम्हें, सारे क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, सारे क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये तो कल कराऊंगा मैं आपको, अभी कराया नहीं है, हाँ ये तो कल कराएंगे, ये कल का है, ये सारे होमवर्क में क्वेश्चन लगा के आने हैं आपको। आज होमवर्क में ये सारे क्वेश्चन दे रहा हूं, और इधर मैं एनसीईआरटी फिलर भी दे रहा हूं, एनसीईआरटी फिलर तो देता ही हूं हमेशा, इधर होमवर्क में एनसीईआरटी फिलर है पूरा। आज हैंडमेड क्वेश्चन नहीं दे रहा, उसकी जगह मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूं सारे के सारे, ठीक है, फिलर बहुत ज्यादा है और ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा है। यस, तो सारे कंसेप्ट कराए मैंने आज बेटा, एकदम परफेक्टली करना, ठीक है। अब मिलते हैं परसों, ठीक है, परसों नहीं, ठीक है, अब टेस्ट देना परफेक्टली, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 तक एक बार देख लेना बेसिक, ठीक है, एक बार बेसिक समझ लेना कि एक्चुअल में है क्या, ओके, क्योंकि टेस्ट में बना चुका हूं, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 तक की कोई एक चीज आ जाएगी तो उसको कर लेना, ठीक है, टेस्ट सबको देना है, ओके। हाँ बेटा, ईद मुबारक हो सभी को। BMS जो मैं करा रहा हूं वो क्वेश्चन नहीं है, वो तो कल जो मैंने कराया था उसी को मैंने होमवर्क में दिया है। अगर कोई बच्चा मुझसे कह रहा है डिस्कशन करा दो, तो उसका मतलब वो कल क्लास में नहीं था। कल मैंने BMS प्राइम क्लास में कराया था, उन्हीं BMS प्राइम का होमवर्क पहले ही दे रखा था मैं, ठीक है, होमवर्क मैंने बना दिया था, फिर होमवर्क को ही मैंने रूटीन क्लास में कराया था, ठीक है। इसका मतलब जो बच्चा कह रहा है कि BMS प्राइम को डिस्कस करा दो, उसने क्लास ज्वाइन नहीं करी, ठीक है, क्लास में ऑलरेडी डिस्कस करा चुका हूं मैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बेटा, ऑल द बेस्ट। बेटा हर बार टॉप 10 रैंक में आओगे, कुछ ना कुछ होगा। हम लोग लाइव भी आएंगे, ठीक है, हो सकता है इस बार लाइव आए फ्री, मतलब बिल्कुल एक दूसरे के सामने, हो सकता है कभी कुछ कुछ ना कुछ नई चीज आएंगी टॉप 10 बच्चों के लिए, ठीक है। लव यू टू बेटा, बाय बेटा, बाय बाय बाय।